एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि परशुराम भार्गवी जी से कहते हैं, भार्गवी जी, कुलकर्णी को फोन कीजिए और उन्हें यहां पर बुलाइए। परशुराम की बात सुनकर भार्गवी जी समझ जाती हैं कि अब वह समय आ चुका है जब इतने दिनों से छिपा हुआ सच सबके सामने आने वाला है। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देती है, लेकिन उनके पास अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। वह तुरंत कुलकर्णी को फोन करती हैं और कहती हैं, आप यहां पर आ जाइए। कुलकर्णी भार्गवी की आवाज सुनते ही परेशान हो जाते हैं। वह बार बार उनसे पूछते हैं, क्यों, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? लेकिन भार्गवी उन्हें कोई साफ जवाब नहीं देती। वह सिर्फ इतना कहती हैं, आप यहां आ जाइए। मैंने आपको बोला ना, साथ में कबीर और आराध्या को भी लेकर आइए। आप प्लीज स्कूल जल्दी आ जाइए। कुलकर्णी को भार्गवी की आवाज में कुछ ऐसा महसूस होता है जिससे उनकी चिंता और बढ़ जाती है। उन्हें लगता है कि शायद स्कूल में कोई बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। भार्गवी बिना कुछ और बताए फोन काट देती हैं। इसके बाद कुलकर्णी के पास कबीर और आराध्या आते हैं। दोनों अपने पिता के चेहरे पर चिंता देखकर पूछते हैं, क्या हुआ पापा, आप इतने परेशान क्यों हैं? कुलकर्णी कहते हैं, हमें स्कूल जाना होगा, तुम्हारी माँ किसी प्रॉब्लम में लग रही है। आराध्या तुरंत घबरा जाती है और पूछती है, क्या हुआ मम्मी को? कुलकर्णी कहते हैं, पता नहीं, लेकिन उसकी आवाज सुनकर मुझे बहुत अजीब सा लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी बड़ी परेशानी में है। आराध्या कुछ सोचने लगती है। उसके मन में शिव प्रसाद का नाम आता है। वह अपने पापा को कुछ बताने वाली होती है, लेकिन फिर अचानक रुक जाती है। कुलकर्णी उससे पूछते हैं, क्या हुआ, तुम कुछ कहना चाहती हो? आराध्या कहती है, नहीं पापा, कुछ नहीं। लेकिन उसके चेहरे से साफ पता चलता है कि वह कोई बड़ा सच छिपा रही है। दूसरी तरफ कहानी शालिनी के पास पहुंचती है। शालिनी अपने पापा मल्हार को फोन करती है और उन्हें बताती है कि चिंटू अब पूरी तरह ठीक हो चुका है। यह खबर सुनते ही मल्हार के चेहरे पर खुशी आ जाती है। जिस चिंता में वह इतने समय से थे, वह कुछ कम होती नजर आती है। शालिनी कहती है, पापा डॉक्टर कह रहे हैं कि आज शाम को ही चिंटू को डिस्चार्ज कर देंगे, लेकिन मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना होगा, इसलिए क्या आप एक दिन के लिए मेरे दोनों बच्चों की जिम्मेदारी उठा पाएंगे? आखिर आप उनके नाना हैं। मल्हार बिना एक पल सोचे कहते हैं, हाँ बेटा, क्यों नहीं, मैं अपने नाती और नातिन को संभाल लूंगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। शालिनी अपने पिता की बात सुनकर भावुक हो जाती है। वह कहती है, पापा, बस आप मुझसे एक वादा कीजिए कि मेरे बच्चों पर किसी भी तरह की विपत्ति नहीं आने देंगे। मल्हार भावुक होकर कहते हैं, बेटा, मैं अपनी जान देकर भी उनकी रक्षा करूंगा। यह सिर्फ तुम्हारा नहीं, बल्कि एक पिता का अपनी बेटी से वादा है। जब तक मैं जिंदा हूं, अपने नाती और नातिन को कुछ नहीं होने दूंगा। आपको और नानी है। मल्हार की बात सुनकर शालिनी की आंखों में भी भावनाएं आ जाती हैं। वह कहती है, तो फिर ठीक है पापा, आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। शाम तक पैसों का इंतजाम करके चिंटू को घर लेकर जाना है। मल्हार थोड़े चिंतित होकर पूछते हैं, लेकिन बेटा, इतने पैसों का इंतजाम कहां से होगा? शालिनी कहती है, आपको अपनी बेटी पर भरोसा नहीं है क्या? मैं सब संभाल लूंगी, आप बस यहां जल्दी आ जाइए। मल्हार कहते हैं, ठीक है बेटा, मैं जल्द ही हॉस्पिटल पहुंचता हूं। फोन कटने के बाद शालिनी बलराम से बात करती है। वह कहती है, मेरे डैडी यहां आने वाले हैं, आप बच्चों पर नजर जरूर रखना। मैं नहीं चाहती कि मेरी गैर मौजूदगी में बच्चों को किसी भी तरह की परेशानी हो। बलराम पूछता है, मैडम, आप कहीं जा रही हैं क्या? शालिनी गंभीर होकर कहती है, हाँ, मैं इस पूरी घटना का अंत देखने जा रही हूं। बलराम को उसकी बात समझ नहीं आती। वह पूछता है, मैं कुछ समझा नहीं। शालिनी कहती है, आपको कुछ समझने की जरूरत भी नहीं है। आपको सिर्फ इतना करना है कि बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखें। अगर कोई भी उनके आसपास आए तो तुरंत मुझे बताइएगा। बलराम हामी भरता है। शालिनी बच्चों को भी समझाकर वहां से निकल जाती है। वह जानती है कि आगे जो होने वाला है वह आसान नहीं होगा। इधर कुलकर्णी, कबीर और आराध्या स्कूल पहुंच जाते हैं। स्कूल का माहौल उन्हें सामान्य दिखाई देता है। कुलकर्णी कहते हैं, यहां तो सब ठीक लग रहा है, पता नहीं तुम्हारी मम्मी ने हमें इतनी जल्दी क्यों बुलाया है। वे भार्गवी के पास पहुंचते हैं।
कुलकर्णी पूछते हैं, क्या हुआ, हम सबको एक साथ यहाँ क्यों बुलाया है? भार्गवी की आंखों में आंसू होते हैं। वह कुलकर्णी से कहती हैं, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। कुलकर्णी हैरान रह जाते हैं। कबीर भी अपनी मां को रोता हुआ देखकर परेशान हो जाता है। वह पूछता है, मॉम, आखिर हुआ क्या है, आप रो क्यों रही हैं? भार्गवी कहती हैं, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैंने जो किया शायद वह एक मां के तौर पर बहुत बड़ा पाप है। मैं मां कहलाने के लायक नहीं हूं। आराध्या ध्यान से आसपास देखने लगती है। उसे एहसास हो जाता है कि जरूर कोई ऐसा व्यक्ति यहां मौजूद है जिसके सामने उसकी मां यह सब कह रही है। वह कहती है, मैं समझ गई, जरूर कोई आसपास है। कुलकर्णी पूछते हैं, लेकिन कौन है? आराध्या धीरे से कहती है, परशुराम। कुलकर्णी यह नाम सुनकर चौंक जाते हैं। वह कुछ समझ पाते उससे पहले ही पीछे से एक आवाज आती है, मैं हूं परशुराम। कुलकर्णी जैसे पत्थर के बन जाते हैं। इतने सालों से जिस नाम के पीछे का चेहरा वह जानना चाहते थे, वही शख्स आज उनके सामने खड़ा होता है। और सबसे बड़ा झटका उन्हें तब लगता है जब उन्हें पता चलता है कि परशुराम कोई और नहीं बल्कि शिव प्रसाद हैं। कुलकर्णी हैरानी से कहते हैं, शिव प्रसाद? शिव प्रसाद शांत अंदाज में कहते हैं, शिव प्रसाद मेरे घर का परिचय है, लेकिन असली पहचान परशुराम की है। माया और सौरभ भी वहां मौजूद होते हैं। वे बताते हैं कि परशुराम कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। वह मुंबई स्पेशल ब्रांच के बेहद खतरनाक ऑफिसर और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं। उनका नाम सुनकर बड़े बड़े अपराधियों के होश उड़ जाते हैं। परशुराम भार्गवी की ओर देखते हैं और कहते हैं, थैंक यू एंड आई एम सॉरी। मिस्टर कुलकर्णी, आपको अरेस्ट किया जाता है। कुलकर्णी तुरंत पूछते हैं, लेकिन किस जुर्म में? परशुराम कहते हैं, सिर्फ आपको ही नहीं, आपके बेटे को भी अरेस्ट किया जाता है। कुलकर्णी अपने बेटे को बचाने के लिए आगे आते हैं और कहते हैं, मेरे बेटे को कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। कबीर भी हैरान होकर पूछता है, मैंने क्या किया है? मैंने ऐसा क्या किया है कि मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है? परशुराम कहते हैं, तुमने क्या किया है यह डिपार्टमेंट जाकर पता चल जाएगा। कोर्ट में तुम्हारे खिलाफ चालान भी पेश होगा और अब तुम्हें लंबी सजा के लिए तैयार रहना होगा। कुलकर्णी को यकीन नहीं होता कि जिस इंसान को वह इतने समय से अपने आसपास देखते आए हैं, वह असल में एक खतरनाक स्पेशल ब्रांच ऑफिसर है। वह भार्गवी पर गुस्सा करते हुए कहते हैं, मैंने तुम्हारे जैसी मां आज तक नहीं देखी। कबीर भी अपनी मां से कहता है, मॉम, आपने ये क्या कर दिया? परशुराम भार्गवी से कहते हैं, मैंने आप जैसी प्रिंसिपल मैम भी कहीं नहीं देखी। आपका काम यहीं तक था। अब आपका काम खत्म और मेरा काम शुरू। इसके बाद वह पुलिस वालों को आदेश देते हैं कि दोनों को गिरफ्तार करके ले जाया जाए। पुलिस जैसे ही कबीर को लेकर जाने लगती है, कबीर भागने की कोशिश करता है। इसी दौरान परशुराम उसे रोकने के लिए उसके पैर में गोली मार देते हैं।